ओके। सो पेपर तो आप लोगों ने पहले भी देखा ही है और इन पे इंस्ट्रक्शन जो लिखे गए हैं ये भी हैं ही। हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पे ही आ जाते हैं। सो नंबर पहला ही जो सवाल है, द एडवांटेज ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप ओवर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज दैट। पूछ रहा है कि लाइट माइक्रोस्कोप का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर एडवांटेज क्या है। थोड़ा सा क्वेश्चंस में ट्विस्ट है। नॉर्मली आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का बेनिफिट पूछा जाता है, एडवांटेज पूछा जाता है लाइट माइक्रोस्कोप पे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस को क्या किया गया है, दैट इज इन्वर्ट कर दिया गया है। आपको क्लास के टाइम पे जब पढ़ाया था तो बताया था कि लाइट माइक्रोस्कोपी का भी एडवांटेज होता है माइक्रो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे। हालांकि लाइट माइक्रोस्कोप से काफ़ी ज़्यादा एडवांस है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिससे कि आप अपने बुक में पढ़ने वाले जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस का स्ट्रक्चर जो आप देखते हैं वो सब कुछ आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ही प्रोडक्ट होता है, मीन्स उससे ली गई इमेज होती है। लेकिन उसके बावजूद भी लाइट माइक्रोस्कोप का भी क्या है, बेनिफिट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर में। तो क्या है यहाँ पे आप देखिए। सो स्टेटमेंट दे रखा है दैट इज लाइट माइक्रोस्कोप प्रोवाइड फॉर हायर मैग्निफिकेशन देन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर ज़्यादा बेहतर होती है एज कम्पेयर टू द लाइट माइक्रोस्कोप के। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। जैसा कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई भी लाइट माइक्रोस्कोप अपने उस ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम 200 टाइम एक्स क्या कर सकता है, मैग्नीफाई कर सकता है। जबकि अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की देखेंगे तो ये लैक्स में करता है, मतलब लाख गुना ज़्यादा आपको एक्स करके दिखाता है, मीन्स लार्जर करके दिखाता है। और उसकी मैग्नीफिकेशन पावर बहुत बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है। उन माइन्यूट पार्टिकल को भी आप डिस्टिंग्विश करके देख पाते हैं, जो कि लाइट माइक्रोस्कोप से देखना पॉसिबल नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है लाइट माइक्रोस्कोप प्रोवाइड फॉर हायर रेजोल्यूशन पावर देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये स्टेटमेंट भी गलत ही है। ऐसा संभव नहीं है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का पावर कम हो जाए और लाइट माइक्रोस्कोप का पावर क्या हो, ज़्यादा हो। ये दोनों जो एबिलिटी हैं, दैट इज मैग्निफिकेशन पावर, रेजोल्यूशन पावर, ये दोनों आपको पढ़ा चुका हूँ क्लासेस के टाइम पे। ये लार्जर करके दिखाने वाली एबिलिटी होती है, ये रिजॉल्व करने वाली एबिलिटी होती है। दैट मीन्स टू ऑब्जेक्ट जो कि पास पास में रखे गए हैं उनको डिस्टिंग्विश करने की एबिलिटी को आप रिजोल्यूशन पावर के नाम से जानते हैं। ओके। और रिजोल्यूशन पावर जो होता है वो वेवलेंथ से क्या करता है, रिलेशन शो करता है। तो रिजोल्यूशन पावर जो भी लाइट का सोर्स होगा या जो भी आपके दैट इज रेडिएशंस के सोर्सेस होंगे, उन सोर्सेस का जो वेवलेंथ होता है उस वेवलेंथ के मीन्स लेमडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स अगर किसी भी सोर्स ऑफ रेडिएशन का या लाइट का लेमडा की वैल्यू क्या है, शॉर्टर है, तो रेजोल्यूशन पावर क्या होगी, बहुत ही बेहतर होगी। और अगर किसी का लेमडा की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो रेजोल्यूशन पावर क्या होगा, बहुत ही खराब होगा। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉन बीम का जो लेमडा की वैल्यू है वो बहुत बहुत क्या होती है, शॉर्ट होती है। क्या होती है, शॉर्ट होता है। जबकि लाइट माइक्रोस्कोप में आप लाइट बीम को यूज करते हैं और ये लाइट बीम की जो लेमडा की वैल्यू होती है वो बहुत ही क्या होती है, हाई होती है। तो लेमडा की वैल्यू हाई होने की वजह से लाइट माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन पावर कम होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन बीम के यूज होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन बीम का लेमडा की वैल्यू मीन्स वेवलेंथ बहुत ही शॉर्ट होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रेडिएशन पावर क्या होता है, ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपको दे रखा है दैट इज लाइट माइक्रोस्कोप अलाउ वन टू व्यू डायनामिक प्रोसेस इन लिविंग सेल्स। और ऑप्शन नंबर फोर दे रखा है ए एंड बी। तो पहले ये दोनों तो गलत हो गए, इसका मतलब चौथा ऑप्शन भी गलत ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए क्या है, सही है। बोल रहा है जैसा कि आपको अच्छी तरीके से पता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए जो सैंपल बनाए जाते हैं वो सैंपल हमेशा ड्राइड फॉर्म में होते हैं और उन सैंपल को डेड किया जाता है। मतलब लिविंग सेल्स का आप कोई भी प्रोसेस लिविंग कंडीशंस वाला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आप नहीं देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से आप 3D 2D स्ट्रक्चर देख तो सकते हैं, लेकिन वो सब सेल्स जो होंगी वो डेड फॉर्म में होंगी, लिविंग कंडीशंस में नहीं होगा। लिविंग कंडीशंस या लिविंग फिनोमिना को देखने के लिए आपको लाइट माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप के डेरिवेटिव्स लाइक एज डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, इन सभी को आपको यूज करना होता है। तो लाइट माइक्रोस्कोपी से आप सिस्टम मतलब जो भी स्पेसिमेन है उस स्पेसिमेन का जो कंडीशन है वो लिविंग होगा वो भी आप देख सकते हैं, डेड सेल्स होगी वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप लिविंग फिनोमेना को या लिविंग सेल्स को एग्जामिन नहीं कर पाएंगे। उसमें जो भी कोई सैंपल होगा वो हमेशा डेड के फॉर्म में होगा, इस बात को आप नोट कीजिए। तो ये एडवांटेज है लाइट माइक्रोस्कोप का ओवर ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का।
दैट मीन्स लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप जो भी स्पेसिमेन एग्जामिन करने वाले हैं, उस स्पेसिमेन का नेचर लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर में जिस भी किसी स्पेसिमेन का आप एग्जामिन करने वाले हैं, वो हमेशा डेड फॉर्म में ही होगा। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर थर्ड इसके लिए क्या है, सही है। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, दैट इज इफ अ मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टेम, दैट इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जो कि आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये दो तरीके का होता है। सो इसको आप टेम के नाम से जानते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को दो दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, टेम और सेम में। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सो पूछ रहा है, टेम कैन रिजॉल्व बायोलॉजिकल इमेज टू द नैनोमीटर लेवल एज अपोज टू द बेस्ट लाइट माइक्रोस्कोप, दिस इज ड्यू टू विच आर द फॉलोइंग। यही सवाल पूछ रहा है कि टेम जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का एक टाइप है, उसका मैग्निफिकेशन मतलब रेजोल्यूशन पावर जो है वो नैनोमीटर में है, जो कि जस्ट अपोजिट है लाइट माइक्रोस्कोपी के। और इसकी ये एबिलिटी किसकी वजह से है, तो उसके अभी जस्ट ऊपर मैं बता रहा था कि लेमडा की जो वैल्यू होती है वो रेजोल्यूशन पावर के जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन बीम का जो वेवलेंथ है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का रेजोल्यूशन पावर ज़्यादा है एज कंपेयर टू द लाइट माइक्रोस्कोपी के। तो उस कॉन्सेप्ट को लगा करके आप इस वाले सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर पहला, द फोकल लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज सिग्निफिकेंट लॉन्गर। स्टेटमेंट, कंट्रास्ट इज इनहेंस्ड बाय स्टेनिंग विद द एटम्स ऑफ हैवी मेटल्स। स्टेटमेंट ये भी गलत है। इलेक्ट्रॉन बीम हैव मच शॉर्टर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट। इलेक्ट्रॉन बीम का जो वेवलेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्टर है एज कंपेयर टू द लाइट के, जिसकी वजह से उसका रिजोल्यूशन पावर क्या होगा, हाई होगा। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इसके लिए क्या है, स्टेटमेंट सही है। बाकी सभी ऑप्शंस क्या है, गलत है। बताते चले कि ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जिसका दो टाइप्स है, टेम और सेम, इससे आपको कई बारी सवाल पूछ दिए जाते हैं कि इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप क्या नहीं कर सकते हैं। तो सेम वाले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से आप सरफेस स्ट्रक्चर देख पाते हैं। क्या देख पाते हैं, सरफेस। जबकि टेम वाले से क्या करेंगे, दैट इज द इंटरनल। मतलब अगर आपको किसी सेल्स के अंदर में लाइक एज माइट्रोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर देखना है, मतलब अगर आपके बुक में माइट्रोकॉन्ड्रिया अगर आपको दिख रहा है, तो वो माइट्रोकॉन्ड्रिया का इमेज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के टेम वाले पोर्शन को क्या किया गया है, यूज किया गया, दैट इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। सो ऑल द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल्स जो भी आपके बुक में दिखाई देता है या इमेज में दिखाई देता है, वो सब कुछ आप कहाँ से लिया गया है, दैट इज द टेम से लिया गया है। जबकि बैक्टीरिया का सेल वॉल, बैक्टीरिया का फ्लैजिला या पिलाई, ये सभी जो स्ट्रक्चर आप देखते हैं ऊपर वाले सरफेस वाले, उन सभी सरफेस का जो डायग्राम आपको दिखाई देता है वो किससे लिया गया है, दैट इज द सेम से। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, इसको लेकर के सवाल बनता है और पूछे जाते हैं हमेशा कि अगर आप एक रिसर्चर हैं और आप चाहते हैं कि आपके सेल्स में क्लोरोप्लास्ट को देखना या गोल्गी बॉडी को देखना या न्यूक्लियस को देखना है, तो आप इनमें से कौन से माइक्रोस्कोपी को यूज करोगे। तो याद रखिए, सेम मतलब सरफेस, सरफेस मतलब आउटर स्ट्रक्चर, टेम मतलब इंटरनल, इंटरनल मतलब अंदर का स्ट्रक्चर। तो इंटरनल अगर आपको ऑर्गन्स का या ऑर्गेनल्स का स्ट्रक्चर देखना है तो उस टाइम पे आप टेम को यूज करेंगे। और अगर कोई सरफेस देखना है, लाइक एज फ्लैजिला है, लाइक एज पिलाई है, लाइक एज सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, इन सभी के स्ट्रक्चर को देखना है तो उस टाइम पे आप सेम यूज करोगे। तीसरा पॉइंट जो आता है, दैट इज 2D स्ट्रक्चर। 2D स्ट्रक्चर को देखने के लिए टेम यूज करते हैं और 3D स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए सेम यूज करते हैं। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखिए, इन 3 पॉइंट से सवाल आपके सॉल्व आसानी से हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के दो टाइप्स, टेम और सेम। टेम से आप इंटरनल देखते हैं, 2D स्ट्रक्चर देखते हैं, सेम से आप सरफेस और 3D देखते हैं। ठीक है, यस सर। जी सर। सर। ओके। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगला सवाल है, दैट इज टू प्रोटीन्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर मास एंड हैव आइडेंटिकल नेट चार्ज एज pH 7। pH 7 पे दो प्रोटीन्स का जो चार्ज है वो क्या है, आइडेंटिकल है और सेम मॉलिक्यूलर मास भी है। मॉलिक्यूलर मास भी क्या है आपका, सेम है।
चार्जेस भी क्या आपके आइडेंटिकल है। द बेस्ट वे टू सेपरेट देम वुड बी टू यूज दो ऐसे प्रोटीन, मान लीजिए आपका यहाँ पे प्रोटीन ए है और दूसरा प्रोटीन बी है, इसका भी मास, दोनों का मास क्या है, सेम है, चार्जेस भी इनके सेम है, तो किस बेसिस पे आप सेपरेट आउट करेंगे इन दोनों प्रोटीन को, यही सवाल आपसे ये पूछ रहा है। सो जैसा कि आप जानते हैं कि एस डी एस मतलब एस डी एस पेज जो होता है वो बेसिकली मास के बेसिस पे करता है, राइट, क्योंकि चार्जेस यूनिफॉर्म हो जाते हैं, तो मास चूंकि यहाँ पे सेम है तो आप इससे तो कर नहीं पाएंगे। एस डी एस बेस का प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मतलब अगर आप कोई भी प्रोटीन है, उन प्रोटीन को अगर आपने एस डी एस पेज चला दिया है तो वो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो जेल पे उनके मॉलिकुलर वेट के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये मान लीजिए आपका जेल का वेल्स है और आपने प्रोटीन को मूव कराना शुरू किया, तो यहाँ पे जो होंगे सबसे हाई मॉलिकुलर वेट वाले होंगे और यहाँ पे जो होंगे सबसे क्या होंगे, दैट इज द लो मॉलिकुलर वेट वाले होंगे। तो ये प्रोटीन अगर रन करना शुरू किया, मान लीजिए एक प्रोटीन यहाँ पे आती है बैंड, लेट मी चेंज द कलर, एक मान लीजिए बैंड आपको यहाँ पे दिखाई देता है, एक बैंड मान लीजिए आपको यहाँ पे दिखाई देता है, एक बैंड आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये तीनों बैंड से आप क्या पता लगा सकते हैं, मान लीजिए ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 का प्रोटीन है। अब इन तीनों प्रोटीन में अगर आपको मॉलिकुलर वेट बताना होगा तो आप आसानी से बता पाएंगे कि फर्स्ट वाले का मॉलिकुलर वेट सबसे ज्यादा है, देन सेकंड वाले का है, देन थर्ड वाले का है। जिसका माइग्रेशन जितना ज्यादा होगा, मतलब नीचे की तरफ होगा, उसका वेट क्या होगा, उतना ही कम होगा। जिसका माइग्रेशन कम होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ज्यादा होगा। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट है। एसडीएस जो कि एक डिटर्जेंट होता है जो पूरे प्रोटीन्स पे, मान लीजिए अगर ये प्रोटीन का पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन था, तो एसडीएस जब आप इसको ट्रीट करते हैं तो एसडीएस क्या करता है, यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज स्प्रेड कर देता है, ठीक है। तो इस प्रोटीन पे पहले से कोई चार्ज था या नहीं था, जो भी चार्ज रहा होगा उससे कोई फर्क अब नहीं पड़ता है, क्योंकि एसडीएस ने यूनिफॉर्मली पूरा नेगेटिवली अब क्या कर दिया है, इसको चार्ज कर दिया प्रोटीन को। अब ये प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस में सिर्फ और सिर्फ मास के बेसिस पे क्या होती है, सेपरेट आउट होती है, राइट। तो चूंकि यहाँ पे मास भी सेम है, चार्ज भी सेम है, इसका मतलब कि एसडीएस से आप इसको नहीं कर पाएंगे। दूसरा है यहाँ पे नेटिव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेटिव जेल का मतलब हो जाता है कि प्रोटीन जिस किसी भी कन्फर्मेशन में होगा, सेम उसी कन्फर्मेशन में ही इस इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। ना ही वहां पे कोई एसडीएस यूज किया जाएगा, ना ही वहां पे कोई चार्ज का कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा। सो प्रोटीन जो नेटिव का मतलब होता है नेचुरली मीन्स ओरिजिनल, तो जो भी उनका लाइक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पे एक हीमोग्लोबिन है, दूसरा आपका क्या है, मायोग्लोबिन है, राइट। ये आपका क्वार्टरनरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर है और ये आपका टर्सरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। तो इन दोनों प्रोटीन को अगर इनके कन्फर्मेशन में ही अगर आपको सेपरेट करना है, तो उस केस पे आप क्या करोगे, नेटिव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को आप यूज करते हैं। तो नेटिव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तब यूज करते हैं जब किसी भी प्रोटीन्स को या एंजाइम्स को उसके नेटिव कन्फर्मेशन में, मीन्स ओरिजिनल कन्फर्मेशन में ही अगर आपको सेपरेट आउट करना होता है, एट दैट टाइम हम लोग क्या करते हैं, नेटिव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या करेंगे, यूज करेंगे। तीसरा ऑप्शन दे रखा है केटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जहां पे बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज होते हैं उनमें से पॉजिटिव चार्ज को सेपरेट करने के लिए जो यूज करते हैं आप उसको केटायन एक्सचेंजर बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं उसको एनायन एक्सचेंजर बोलते हैं। चूंकि यहाँ पे चार्जेस भी क्या दे रखा है, नेट चार्ज एट पीएट इज आइडेंटिकल, जो भी चार्ज होगा पता नहीं, आइडेंटिकल है इसका मतलब दोनों को डिस्टिंग्विश आप कर नहीं पाएंगे, तो ये दोनों ऑप्शन भी क्या है, गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वाई? बिकॉज ये दोनों प्रोटीन का चार्ज और मास अगर सेम है तो इनका जो नेटिव कन्फर्मेशन होगा वो कन्फर्मेशन ही इनको क्या करेगा, अलग बताएगा। तो उनके नेटिव कन्फर्मेशन के बेसिस पे ही क्या करेंगे, हम सेपरेट करेंगे। और नेटिव कन्फर्मेशन को के बेसिस पे सेपरेट करने के लिए जिस इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को हम यूज करते हैं उसका नाम है नेटिव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो आपको इस सवाल के सॉल्यूशन से एक चीज समझ लेना है कि आपकी बॉडी में या लिविंग सिस्टम में पाए जाने वाली कोई भी प्रोटीन, कोई भी एंजाइम्स को अगर उसके नेचुरली अकरिंग कॉन्फ़िगरेशन में सेपरेट आउट करना है तो उसके लिए नेटिव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या करते हैं, यूज करते हैं। एसडीएस पेज आप तब यूज करते हो जब आपको मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे प्रोटीन को क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है।
एसडीएस एक डिटर्जेंट है जो कि नेगेटिव चार्ज क्या करता है, स्प्रेड करता है प्रोटीन पे, जिसकी वजह से अब सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन मास की बेसिस पे सेपरेट आउट होता है। बैंड्स में आप देख करके कैसे बता पाएंगे कि किस प्रोटीन का मास ज़्यादा है, किसका कम है? उसके लिए सिंपल तरीका होता है, यहाँ पे ये मान लीजिए आपका जेल है और इस जेल में कॉम्ब है ये, और यहाँ पे ये वेल्स में सैंपल आपने क्या करना है, लोड करना है। इस लोकेशन से जितना दूरी जो भी कोई प्रोटीन का बैंड आएगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, उतना ही कम होगा। मतलब ये वाला जो एंड है, दैट मीन्स दिस वन, यहाँ पे होगा नेगेटिव और यहाँ पे होगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एंड पे के करीब में जो कोई भी बैंड आएगी, उस बैंड का, उस प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, लोअर होगा, जबकि नेगेटिव बैंड के नियर बाई में जो होगा, मतलब नेगेटिव एंड की तरफ, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों प्रोटीन में से फर्स्ट वाले का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, सबसे हाईएस्ट है, थर्ड वाले का सबसे क्या है, लोएस्ट है। क्लियर है? यस सर। बहुत लेट से रिस्पॉन्स आता है, मुझे ऐसा लगता है कि आवाज़ आने में देर लग रही है। आगे बढ़ें? ओके। अगला सवाल फिर से इस एसडीएस को लेकर के है। एसडीएस इज यूज्ड व्हाइल सेपरेटिंग प्रोटीन बाई पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बिकॉज, पूछ रहा है कि पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस में एसडीएस को यूज किया जाता है प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए, ऐसा क्यों? करता क्या है ये एसडीएस? सो ऑप्शन से आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इट हेल्प इन सॉल्युबलाइजेशन ऑफ अ प्रोटीन देयर बाई मेकिंग इट इजियर टू सेपरेट। क्या ये सॉल्युबलाइजेशन में हेल्प करता है? सो ऑप्शन इज नो। सॉल्युबलाइजेशन में इसका कोई रोल नहीं होता है जो कि ये हेल्प करे सॉल्युबलाइज करने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा है, इट बाइंड टू द प्रोटीन एंड कन्फर्म यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज डेंसिटी देयर बाई मेकिंग देम मूव ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़िए। इसके अगला वाला है, डिक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ द बफर यूज फॉर इलेक्ट्रोफोरेसिस। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप बफर जो भी यूज करते हैं, दैट इज टीबीए या टीबीई, ट्रिस बोरिक एसिड ईडीटीए, या ट्रिस बोरिक एसिड एसीटेट, ये दो बफर आपको यूज किए जाते हैं। और इस बफर के सरफेस टेंशन पे एसडीएस का कोई रोल नहीं होता है। इस बफर की पीएच का रोल होता है। पीएच अगर मेंटेन नहीं किए रहेंगे तो बफर ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। स्टेबलाइज द प्रोटीन्स, प्रोटीन को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है? सो नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए क्या है, सही आंसर है, क्योंकि एसडीएस जो कि नेगेटिव यूनिफॉर्म चार्ज क्या करता है, स्प्रेड करेगा पूरी की पूरी प्रोटीन पे, ताकि प्रोटीन मॉलिक्यूल आसानी से इलेक्ट्रोफोरेसिस में मूव ऑन कर सके बेस्ड ऑन देयर मासेस। सो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए क्या है, सही है। अगला सवाल है, दैट इज द रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ अ प्रोटीन इज एसडीएस पेज इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई। एसडीएस पेज में प्रोटीन का जो रेट ऑफ माइग्रेशन है, मतलब यही जो बैंड है, मतलब जो जेल है, इस जेल पे जो प्रोटीन माइग्रेट कर रही है, उस प्रोटीन का माइग्रेशन रेट जो होगा वो किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा, यही आपसे सवाल पूछ रहा है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। डिपेंड किस पे करेगा, दैट इज द मास पे। क्या चार्ज पे डिपेंड करेगा? बताइए। किसी भी प्रोटीन नो सर। चार्ज जो होगा वो एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस में उसके माइग्रेशन के रेट पे इफेक्ट डालेगा? बताइए। नो सर। वेरी गुड। क्यों? एसडीएस इक्वल नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर गुड। देता है। तो एसडीएस से अगर आपने ट्रीट करा दिया, इसके पहले, विदाउट ट्रीटमेंट के पहले, उस प्रोटीन पे चाहे नेगेटिव चार्ज रही हो चाहे पॉजिटिव चार्ज रहा हो, उस चार्जेस का कोई रोल नहीं है एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, बिकॉज एसडीएस पूरे प्रोटीन्स पे इक्वली यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, स्प्रेड करेगा। तो देखिए यहाँ पे, साइज पे डिपेंड करेगा, यस डिपेंड करेगा। चार्ज ऑफ द प्रोटीन ये डिपेंड नहीं करेगा। पोर साइज ऑफ द प्रोटीन ये डिपेंड करेगा। स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी डिपेंड करेगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए क्या है, सही हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन का जो चार्ज होगा वो कोई इन्फ्लुएंस नहीं डालेगा
प्रोटीन के माइग्रेशन रेट पे एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस में? क्यों नहीं डालेगा ये आपको यहाँ पे बता दिया गया। ठीक है जी। ओके, सो अगला सवाल है दैट इज एसडीएस इज यूज्ड इन पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अ प्रोटीन फॉर देयर एफिशिएंट सेपरेशन ऑन द जेल। एसडीएस यूज्ड टू, बताया जा रहा है कि पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस में एसडीएस को के मिक्सचर को यूज किया जाता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को एफिशिएंटली सेपरेट करने के लिए जेल पे। सो एसडीएस जो यूज किया जा रहा है वो क्यों यूज किया जा रहा है, इसको लेकर के यहाँ पे सवाल है। सॉल्युबलाइज द प्रोटीन्स नहीं, स्टेबलाइज द प्रोटीन्स नहीं, डिक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ बफर नहीं, हैव यूनिफॉर्म चार्ज ऑन द प्रोटीन डेंसिटी, दैट इज यस। ये वाला ऑप्शन क्या है इसके लिए सही है। अगला क्वेश्चन है इफ द पीएच बिकम लोअर देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अ प्रोटीन हाउ विल द प्रोटीन्स रिस्पॉन्ड इन इलेक्ट्रोफोरेटिक सिस्टम। यहां पे दिया गया आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जिसको कि आप पीआई के नाम से भी जानते हैं और पीएच एक कॉन्सेप्ट है। तो पीएच और पीआई का क्या कॉन्सेप्ट है पहले आप इसको समझ लीजिए, फिर इसके बेसिस पे आप इसको बता पाएंगे कि किस तरीके से ये बिहेव करेगा। नॉर्मली कोई मान लीजिए प्रोटीन ए है, अगर इसका पीएच की वैल्यू पीआई की वैल्यू की क्या हो जाए, बराबर बराबर हो जाए, तो उस पीएच की वैल्यू पे इस पे चार्ज क्या आएगा, जीरो। पीआई को मीन्स आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को आप डिफाइन करते हैं कि किसी भी प्रोटीन का वो पीएच वैल्यू जिस पीएच पे इस प्रोटीन पे नेट जो चार्ज हो क्या हो जाए, दैट इज द जीरो हो जाए। ऐसे पीएच की वैल्यू को आप क्या बोलते हो, दैट इज द पीआई वैल्यू। दैट मीन्स व्हाट, पीआई इज डिफाइंड एज the pH at which the net charge on the protein or amino acid becomes zero is known as the isoelectric point। क्लियर है। सवाल यहाँ पे ये है कि अगर पीएच की वैल्यू क्या हो, अब ये जीरो क्यों होगा उसको थोड़ा ध्यान से समझिए यहाँ पे कि ऐसा क्यों होता है। अगर आप अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे आपका NH2 ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक R ग्रुप है। ठीक है, ये नॉर्मली आपको देखने को मिलता है। जब वाटर में जाएगा तो ये क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। मतलब डिसोसिएट कैसे होंगे कि ये आपका आ जाएगा किस फॉर्म में, दैट इज कार्बोक्सिलेट आयन के फॉर्म में, और ये आ जाएगा NH3 के पॉजिटिव के फॉर्म में। तो यहाँ पे ये दोनों जो ग्रुप हैं पोलर वाले, एसिडिक का और बेसिक का, ये आयनाइज्ड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो चार्ज है वो क्या है, दैट इज द जीरो। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों अपोजिट सेम क्वांटिटी में, तो कैंसिल आउट करेंगे, चार्ज क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। जिस किसी भी पीएच पे ये होंगे उसी पीएच की वैल्यू को आप क्या बोलोगे, दैट इज द पीआई बोलोगे। ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं कि अगर पीएच की वैल्यू ज़्यादा हो एज कंपेयर टू द पीआई के, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल कि पीआई की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे क्या था, 3 था, और पीएच की वैल्यू से ज़्यादा हो जाए, मतलब कि अब पीएच की वैल्यू क्या हो जाए, 4 हो जाए। तो पीएच की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है कि OH आयन का कंसंट्रेशन बढ़ना। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो जब सराउंडिंग मीडियम में OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ये NH3 का जो एक एक्स्ट्रा H है, ये H क्या करेगा, आकर के इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा, मतलब क्या बन जाएगा, दैट इज द H2O। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब ओवरऑल चार्ज क्या बचेगा, दैट इज द नेगेटिव बचेगा। मैंने बताया अगर पीएच की वैल्यू ज़्यादा होगा तो मीडिया में क्या होगा, OH आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और OH आयन कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो इस NH3, मतलब नॉर्मली नाइट्रोजन के पास 3 वैलेंसी है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये NH3 मतलब कि 3 हाइड्रोजन और प्लस एक कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है, जिसके सिर्फ चार्ज क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। तो ये जो 3 हाइड्रोजन है, लेट मी ओपन दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो, ये 3 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन में से
एक हाइड्रोजन क्या करेगा, OH को अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये OH क्या करेगा, इसको आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा। तो अब ये स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, दैट इज द NH2 का। तो जैसे NH2 होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो अब ओवरऑल चार्ज सिर्फ किसका बचेगा, दैट इज द नेगेटिव का। तो यहाँ पे चार्ज क्या बन जाएंगे, नेगेटिव। बनेगा कि नहीं, बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पीएच की वैल्यू ज़्यादा होगी पीआई से, तो ओवरऑल चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है, बताइए। यस सर। सो अगर पीएच की वैल्यू कम होगी, पीएच की वैल्यू कम होने का मतलब कि सराउंडिंग मीडिया में H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ना। तो जब H प्लस बढ़ेगा तो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है जाकर के क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा, मीन्स अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। तो यहाँ पे NH3 पे जो पॉजिटिव चार्ज था, अब यहाँ पे ओवरऑल चार्ज क्या दिखाई देगा, पॉजिटिव दिखाई देना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब कि जब पीएच की वैल्यू क्या हो, लेस देन हो एज कंपेयर टू द पीआई के, तो ओवरऑल चार्ज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो तीन कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे देख लिया। पीएच की वैल्यू अगर पीआई के बराबर हो तो जीरो चार्ज, पीएच की वैल्यू अगर कम हो पीआई से तो पॉजिटिव चार्ज, पीएच की वैल्यू अगर ज़्यादा हो पीआई से तो नेगेटिव चार्ज। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। यस सर। पक्का। ओके, तो अब आते हैं सवाल पे। तो पूछ रहा है कि लोअर देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, मतलब कि हमारा केस नंबर थर्ड है। लोअर देन अगर पीआई के होगा, इसका मतलब चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हाउ विल द प्रोटीन रिस्पॉन्ड इन इलेक्ट्रोफोरेटिक सिस्टम। तो पॉजिटिव अगर आपका कोई चार्ज वाला प्रोटीन है तो वो कैसा रिस्पॉन्ड करेगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि बिकम डीनेचर्ड, माइग्रेट टू द नेगेटिव पोल, माइग्रेट टू द पॉजिटिव पोल, रिमेन्स स्टेशनरी एंड अनचार्ज्ड। तो चूंकि इस प्रोटीन पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, दिए गए डेटा के अकॉर्डिंगली, तो ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज मूव कहाँ की तरफ करेगा, दैट इज द नेगेटिव पोल की तरफ। ऑप्शन नंबर बी। कितने लोगों को इस क्वेश्चंस में दिए गए एक्सप्लेनेशन और लॉजिक ठीक तरीके से समझ में आई, और उस लॉजिक के अकॉर्डिंगली इसका आंसर आपको सही सही समझ में आ रहा है? यस सर, आ गया सर। पक्का? यस सर। क्या प्रिया, जी सर, समझ में आ गया। क्लियर है? जी सर। चलिए, सो आगे की तरफ मूव करते हैं, और अगला सवाल हमारे पास ये है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसीजर डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज ऑफ द प्रोटीन। कौन सा इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसीजर जो है वो प्रोटीन के चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। मूविंग बॉडी इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं, जोल इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं, पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस इन एसडीएस, क्योंकि एसडीएस के होने की वजह से चार्ज का जो इफेक्ट है वो काउंटर काउंट हो जाता है, दैट मीन्स नलीफाई कर दिया जाता है। इसका मतलब कि इस इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो कि एसडीएस के प्रेजेंस में कराया जा रहा है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। सर वो आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग और फोर्थ वाला ऑप्शन भी बता दी सर, वो क्या आइसोइलेक्ट्रिक होता है? फोकसिंग का मतलब हो जाता है कि जब आप प्रोटीन्स को उनके पीआई वैल्यू के बेसिस पे क्या करते हैं, सेपरेट आउट करना शुरू कर देते हैं, तो उसको आप बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग। मतलब ये कि मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे तीन चार प्रोटीन है, A B C D। सारे प्रोटीन्स की पीआई की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। तो आप क्या करते हैं, एक ऐसे कॉलम लेते हैं और इन कॉलम में इलेक्ट्रोलाइट्स डाल देते हैं और अलग अलग पीआई वैल्यू का ग्रेडियंट बना देते हैं। ठीक है, पीआई की वैल्यू का मतलब पीएच का, क्या करते हैं, पीएच का ग्रेडियंट बना देते हैं और इन प्रोटीन्स को डाल देते हैं मूव करने के लिए। तो जिस किसी भी पीएच पे इस प्रोटीन की पीआई वैल्यू क्या करेगी, मीट आउट करेगी, वहीं पे वो प्रोटीन क्या करेगा, जा करके स्टे कर जाएगा। तो जब सपोज कीजिए ए वाले का पीआई वैल्यू मीट किया यहाँ पे मूव कर गया, बी वाले का यहाँ पे, तो यहाँ पे आकर स्टे कर जाएगा। तो इस तरीके से आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पे प्रोटीन मॉलिक्यूल के सेपरेशंस की टेक्निक को आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग के नाम से जाना जाता है। इसी पे आप एक और भी समझ लीजिए, 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस का नाम अगर आपने सुना हो तो।
इस इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं, दोनों टेक्निक को मर्ज कर देते हैं। आइसो इलेक्ट्रिक फोक्सिंग, आईसीएफ जिसको बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक फोक्सिंग प्लस इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब प्रोटीन्स को जब उनके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पे और मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे, दोनों ही बेसिस पे क्या किया जाए, सेपरेट आउट करना शुरू कर दिया जाए, ऐसे टेक्निक को आप 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से जानते हैं। ये ज़रूरत की कब पड़ती है, जब दो प्रोटीन्स का या तो क्या हो, मास सेम हो, या तो क्या हो, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सेम हो। अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सेम होगा तो उसको मास के बेसिस सेपरेट करेगा, अगर मास अगर सेपरेट सेम होगा तो आइसोलेट्रिक पॉइंट के बेसिस पे क्या करेगा, सेपरेट करेगा। और अगर ये दोनों ही आपके सेम हो जाए तो उस टाइम पे आप नेटिव इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इस सभी का अपना एप्लीकेशन भी आप जानते रहिए कि आप एसडीएस कब करेंगे, आप आइसोलेट्रिक फोक्सिंग कब करेंगे, आप 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस कब करेंगे, और कब आप नेटिव इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। क्लियर है? जी सर। सर आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग चार्ज डिपेंडेंट हुआ ना, मतलब चार्ज पे डिपेंड हुआ। आइसोलेट्रिक फोक्सिंग आइसोलेट्रिक पॉइंट डिपेंडेंट हुआ, मतलब आइसोलेट्रिक पॉइंट जो है, जो अलग अलग प्रोटीन होंगे उनके आइसोलेट्रिक पॉइंट अलग अलग होंगे, उनके उस आइसोलेट्रिक पॉइंट के बेसिस पे है। चार्ज की बेसिस पे कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि चार्ज में दोनों आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं। और आइसोलेट्रिक पॉइंट बताता है कि वो पीएच वैल्यू जहाँ पे चार्जेस क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ये चार्ज की बेसिस पे नहीं है, आइसोलेट्रिक पॉइंट की बेसिस पे है। जी ठीक है, जी। आगे मूव करें। यस सर। हाँ जी, यस सर। कोई जवाब नहीं दे रहा, सब चले गए हैं क्या? Yes, sir. बोल रहे हैं सर, यस सर। अच्छा, ओके। अगला सवाल है, प्रोटीन्स में बी सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू साइज बाई, दिए गए टेक्निक में से साइज के अकॉर्डिंगली आप किस टेक्निक से प्रोटीन्स को सेपरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी जो कि बाइंडिंग एफिनिटी के बेसिस पे करता है, तो ये तो होगा नहीं। आयन चेन क्रोमेटोग्राफी जो कि चार्ज की बेसिस पे करता है, तो ये तो होगा नहीं। जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी आइसोलेट्रिक फोक्सी, आइसोलेट्रिक पीआई वैल्यू के बेसिस पे करता है, तो ये तो होगा नहीं। जेल परमिशन को ही आप साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के नाम से भी जानते हैं, या सिंपली साइज के बेसिस पे ये क्या करता है, सेपरेट आउट करता है। तो ऐसा इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेक्निक जो कि प्रोटीन के साइज के अकॉर्डिंगली क्या करेगा, सेपरेट करेगा, उसको आप जेल परमेशन क्रोमेटोग्राफी या साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के नाम से जानते हैं। ओके, आपको क्लास में बताया था कि जब यहाँ पे क्या करते हैं, ग्लास का कॉलम यूज करते हैं और इस कॉलम में कुछ सॉलिडिफाई मीडिया करके मैट्रिक्स के फॉर्म में यूज किया जाता है, जिसमें सेफेल्डेक्स वगैरह होते हैं, और उनकी क्या होती है, पोर साइज होती है। उसी पोर साइज के बीट्स को क्या किया जाता है, यहाँ पे टैग कर दिया जाता है, और उन्हीं बीट्स से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को पास आउट कराने के लिए अलाउ किया जाता है। जब प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को आप अलाउ करेंगे, तो जिन प्रोटीन की साइज इस पोर के साइज से छोटी होगी, वो सब क्या होंगे, अंदर से होकर के आएंगे। जिनकी साइज बड़ी होगी वो सब क्या होंगे, बाहर से होकर के आएंगे। तो जरा जल्दी से मुझे बता दीजिए कि यहाँ पे सपोज मैं दो प्रोटीन्स दे रहा हूँ, एक प्रोटीन ये है और एक प्रोटीन ये है। तो इन दोनों प्रोटीन में से जल्दी यहाँ पे इल्यूट आउट कौन होगा, ये वाली या ये वाली? So large proteins are elute first. लार्ज प्रोटीन्स आर इल्यूट फर्स्ट। ठीक है, तो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उल्टा है। जिन प्रोटीन की साइज इस बीट्स में लगे हुए, मतलब इस कॉलम में लगे हुए बीट्स के पोर साइज से छोटा होगा, वो मॉलिक्यूल इन पोर से होते हुए आएंगे, इस तरीके से ट्रेवल करते हुए, तो उनकी माइग्रेशन रेट क्या होगी, स्लो होगी, और वो इल्यूट आउट क्या होंगे, लेट से होंगे। जबकि जिन प्रोटीन्स का साइज इस कॉलम मैट्रिक्स में लगे हुए बीट्स के साइज से क्या होगा, बड़ा होगा, तो वो ऐसे बाहर से ही क्या होंगे, ऐसे निकल जाएंगे, तो उनका इल्यूशन क्या होगा, पहले हो जाएगा। ठीक है, ओके।
अगला सवाल थोड़ा ट्रिकी है, ये मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ। एनायन एक्सचेंजर्स प्रिफरेंसली बाइंड टू प्रोटीन विद, एनायन जो एक्सचेंजर्स होते हैं वो कौन से टाइप के प्रोटीन से बाइंड करते हैं? एसिडिक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, बेसिक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, नो चार्जेस या हाइड्रोफोबिक ग्रुप? बताइए। एसिडिक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, हाँ, एसिडिक। एसिडिक। और कोई? ध्यान दीजिए, यहाँ यस पे सर, ऐसे एनायन एक्सचेंजर दे रखा है। हाँ जी, बताइए। अरे भाई, ये पेपर आप लोगों ने सॉल्व भी किया है। एसिडिक। पक्का? यस सर। कैसे होगा एनायन इसका एक्सचेंजर। पॉइंट? ये एनायन एक्सचेंजर है, इसका मतलब कि नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, ये सेपरेट करेगा। नेगेटिव चार्ज को सेपरेट करने के लिए इसके पास जो बीट्स होंगे, वो सारे बीट्स कौन से होंगे? पॉजिटिवली चार्ज वाले। राइट? तो पॉजिटिवली चार्ज वाले बीट्स से जब आप यहाँ पे प्रोटीन्स को क्या करोगे, पास आउट कराओगे, जिन पे चार्जेस क्या है, अलग अलग है। मान लीजिए यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज प्रोटीन है और एक पॉजिटिव चार्ज है। जब आप इसको यहाँ पे पास कराओगे तो ये नेगेटिव वाला क्या करेगा, इंटरेक्ट कर जाएगा, मतलब होल्ड हो जाएगा, जबकि पॉजिटिव वाले सब क्या होंगे, यहाँ पे बाहर निकल जाएंगे, इस तरीके से होते हुए। सवाल आपसे सिंपली यही पूछ रहा है कि आयन एनायन जो एक्सचेंजर होंगे वो प्रेफरेंशियली बाइंड टू प्रोटीन विद, आइसोइलेक्ट्रिक जो होगी एसिडिक होगा, बेसिक होगा, नो चार्जेस होंगे, हाइड्रोफोबिक ग्रुप होंगे। अच्छा, सिंपली आप मुझे ये बताइए, एनायन एक्सचेंजर को आप क्या बोलते हो? एसिडिक बोलते हो या बेसिक बोलते हो? अरे, बेसिक। केटायन एक्सचेंजर को आप क्या बोलते हो? एसिडिक। इसको बेसिक बोलते हैं कि नहीं नहीं, या एसिड बोलते हैं? सर बेसिक बोलेंगे। सर बेसिक होगा सर, एसिडिक। केटायन। केटायन वाले को बेसिक बोलेंगे? एसिडिक। अरे भाई, केटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, और H प्लस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये तो एसिडिक हुआ ना। तो जब केटायन एक्सचेंजर को आप एसिडिक बोलते हो, तो एनायन एक्सचेंजर को आप क्या बोलोगे, बेसिक बोलोगे ना जी। यस सर। कैसे गलती हो रही है? बेसिक का मतलब ओ एच आयन, ओ एच पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, और एनायन एक्सचेंजर वही होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज को करते हैं। केटायन एक्सचेंजर को आप एसिडिक एक्सचेंजर भी बोलते हैं, एनायन एक्सचेंजर को आप बेसिक एक्सचेंजर के नाम से भी जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि केटायन पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और एस प्लस पे भी चार्ज क्या है, पॉजिटिव। तो एसिडिक का मतलब एस प्लस का बढ़ना, ओ एच पे नेगेटिव चार्ज है और एनायन वाले पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो बेसिक का मतलब ओ एच का होना। तो जितने भी नेगेटिवली चार्ज वाले मतलब एनायन एक्सचेंजर होते हैं उनको आप बोलते हो दैट इज द बेसिक, और जितने भी केटायन एक्सचेंजर होते हैं उनको आप क्या बोलते हो, दैट इज एसिडिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। तो सर अरे बेसिक अभी हो बताने जाएगा में ना। दिक्कत है। ऑप्शन जी नंबर सर, बी, बेसिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं सही है? बेसिक होगा सर, एनायन। एनायन बेसिक होगा एक्सचेंजर। सर। हाँ जी, कैसे सही होगा, ऐसे जबरदस्ती मत मानिए, उसको समझिए। बेसिक का मतलब ओ एच नेगेटिव, एनायन का मतलब नेगेटिव, ठीक है। तो एनायन आयंस को मतलब नेगेटिव आयंस को सेपरेट करने वाले एक्सचेंजर को आप बेसिक एक्सचेंजर के नाम से भी जानते हो, जबकि पॉजिटिव वाले को आप एसिडिक एक्सचेंजर के नाम से भी जानते हैं। और ये भी याद रखिएगा, ये एनायन एक्सचेंजर है, इसका मतलब बीट्स जो होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज कंटेनिंग होंगे। ऐसे ही अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि कोई केटायन एक्सचेंजर है, उसके बीट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, तो आप क्या बताओगे? केटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को सेपरेट करने के लिए बीट्स जो लगे हुए होंगे वो कैसे होंगे, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव। ठीक है।
कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर, कंफ्यूजन नहीं है, समझ में आ रहा है सर। नेगेटिव का मतलब एनायन, जी। पॉजिटिव का मतलब कैटायन। एक्सचेंजर का मतलब होता है उनको एक्सचेंज करने वाला, मतलब उनको सेपरेट करने वाला। तो एनायन एक्सचेंजर का मतलब नेगेटिव चार्ज को सेपरेट करने वाला। और नेगेटिव चार्ज से बाइंड कौन करेगा? पॉजिटिव बीट्स। तो उनमें जो बीट्स लगे हुए होंगे वो पॉजिटिवली क्या होंगे? चार्ज होंगे। वेरी गुड। अगला सवाल है, व्हाट इज फॉल्स अबाउट RAPD, रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए? आपको मॉलिक्यूलर मार्कर पढ़ाया हूँ, जिसमें RFLP पढ़ाया हूँ, RAPD पढ़ाया हूँ और AFLP पढ़ाया हूँ। ये तीन आपके क्या हैं? मॉलिक्यूलर मार्कर। और इनका यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो बताइए RAPD के लिए क्या स्टेटमेंट गलत है? प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोब की रिक्वायरमेंट होती है, डोमिनेंट नेचर का होता है, या PCR बेस्ड होता है? क्या चीज़ गलत है इसके बारे में जल्दी बताइए। सर रिक्वायर प्रोब सर, गलत है। रिक्वायर प्रोब। RFLP RAPD केस में प्रोब की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नहीं सर, प्राइमर PCR बेस्ड होता है सर। क्या होगा? सर प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोब की नहीं होती है सर। ओके, प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है लेकिन प्रोब की नहीं होती है। वेरी गुड। और कोई? यस सर, डोमिनेंट होगा, पीसीआर बेस्ड होगा और रिक्वायर प्राइमर। प्राइमर की रिक्वायरमेंट होगा, डोमिनेंट नेचर का होता है, PCR बेस्ड होता है, लेकिन प्रोब की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। RAPD का जो कॉन्सेप्ट है सिंपली यही है कि कोई भी नॉन सोर्स ऑफ DNA है जहाँ पे सीक्वेंसेस के बारे में पता नहीं है, आपने नॉन प्राइमर को डाल दिया, जहाँ कहीं पे भी प्राइमर कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा वो क्या करेगा? इसको रैंडमली एम्पलीफाइड करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसी को आप बोलते हैं RAPD, रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसके लिए बी क्या है? सही है। जी। RFLP के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है? ये सवाल आपसे पूछ रहा है। रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन होता है, PCR बेस्ड होता है, डोमिनेंट नेचर होता है, रिक्वायर प्राइमर। व्हाट इज ट्रू अबाउट RFLP? सर रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। पक्का? यस सर। डोमिनेंट नेचर का नहीं होता तो कैसा नेचर का होता है? कोडोमिनेंट। वेरी गुड, कोडोमिनेंट। को डोमिनेंट नेचर का होता है। प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है? नहीं। PCR का रिक्वायरमेंट होता है? नहीं। नहीं। यहाँ पे प्रोब यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? जी। प्रोब। प्रोब। मतलब DNA को पहले क्या करते हैं? RE से डाइजेस्ट करा देते हैं, जिससे छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन जाते हैं। फिर आप इनको क्या करते हो? इलेक्ट्रोफोरेसिस करा देते हो। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद उसको ब्लॉटिंग करा देते हैं, और ब्लॉटिंग कराने से पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का ट्रीटमेंट दे करके उसको डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करा लेते हैं। और यही ब्लॉटिंग सीट पे आपने क्या किया? दैट इज द प्रोब डाल दिया मिक्स होने के लिए, ताकि जहाँ जहाँ कहीं पे भी कॉम्प्लीमेंट्री मिले वो प्रोब जा करके बाइंड कर जाए। उसको फिर ऑटो रेडियोग्राफी से डिस्प्ले पे विजुअलाइज कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि आपका नेचर कैसा है? कोडोमिनेंट। होपफुली कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको जो क्लास में पढ़ाया गया था तो समझ में आ ही गया होगा, तो बहुत ज़्यादा मुझे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। EFLP के बारे में क्या स्टेटमेंट गलत है? EFLP दोनों का कॉम्बिनेशन है, पहले तो यही याद रख लीजिए। RFLP का और प्लस RAPD का, इन दोनों का ही कंबाइंड वर्जन है। मतलब जैसे RFLP क्या है? को डोमिनेंट का होता है, और ये कैसा होता है? डोमिनेंट। इसका मतलब ये दोनों होगा, ये को डोमिनेंट भी होता है और डोमिनेंट भी होता है। यहाँ पे आप यहाँ पे PCR यूज करते हैं, यहाँ पे RE यूज करते हैं। सॉरी, उल्टा हो गया। ये RFLP ये है। यहाँ पे आप रेसिस्टेंस एंजाइम यूज करते हैं, यहाँ पे PCR यूज करते हैं, तो इसमें दोनों ही यूज कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप देखिए, एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, इसका फुल फॉर्म ही है। फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है तो ये तो सही है। मे बी को डोमिनेंट या डोमिनेंट, ये आपका स्टेटमेंट ठीक ही है। रिक्वायर बोथ PCR एंजाइम, ये भी आपका सही है। प्रोब की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है।
नहीं हो रही है। रिक्वायर बोथ पीसीआर एंड रेसिस्टेंस एंजाइम आईएफएलपी में होता है। आपने उसको क्या किया, डाइजेस्ट कराया और उनके लेंथ को पीसीआर के एम्पलीफाई कर दिया। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही है। ठीक है। सर ये डोमिनेंट कोडोमिनेंट वाला कुछ कंफ्यूजन हो जाता है कुछ इसका कॉन्सेप्ट। देखिए ऐसे इसको समझिए, सबसे इनिशियली कौन दिया गया था, आरएफएलपी। ठीक है। आरएफएलपी जो है वो कोडोमिनेंट है, ये चीज हमेशा याद रखिए। उसके बाद में आया आरएपीडी जो कि डोमिनेंट है। इसके बाद है एएफएलपी जो कि दोनों का कॉम्बिनेशन है। ओके सर, ओके समझ गई। ठीक है। तो ऐसे ऑर्डर में आप याद रखिए, आरएफएलपी, आरएपीडी और एएफएलपी, इसको ऐसे याद रखिए। ये कि ये याद रखिए दैट इज द कोडोमिनेंट, बस यही आपको याद रखने की जरूरत है। ये कोडोमिनेंट है तो ये डोमिनेंट हो जाएगा, और इन दोनों को मिला करके ये दोनों हो जाएगा। तो सिर्फ अकेला यही याद रखिए, आरएफएलपी। ओके सर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सदर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग किसके लिए करेंगे, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए? डीएनए, डीएनए के लिए। आरएनए के लिए क्या करेंगे? नॉर्दर्न ब्लॉट, और प्रोटीन के लिए? वेस्टर्न ब्लॉट। चलिए वेरी गुड, इसके लिए नॉर्दर्न करेंगे, इसके लिए वेस्टर्न करेंगे। ये कॉन्सेप्ट लग रहा है मेरे ख्याल से आप सब लोगों को पहले से भी क्लियर रहा होगा और अभी अच्छे तरीके से क्लियर ही हो गया है। तो सदर्न ब्लॉटिंग में क्या करते हैं, सेम वही जो कि आपको आरएफएलपी में करने को मिलता है। मतलब पहले डीएनए को क्या कराएंगे, डाइजेस्ट कराएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे, प्रोब डालेंगे, हाइब्रिडाइज कराएंगे, देन इसके बाद उसको ऑटो रेडियोग्राफी से देख लेते हैं। यही चीज़ होता है आपका, दैट इज द सदर्न ब्लॉटिंग, मतलब ब्लॉटिंग पेपर पे ट्रांसफर करने की। तो देखिए, आर ई से ट्रीटमेंट है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ट्रांसफर ऑन मेम्ब्रेन है, एडिशन ऑफ प्रोब है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। आर ई से ट्रीटमेंट है, ट्रांसफर ऑफ मेम्ब्रेन नहीं, ये गलत है। ट्रांसफर नहीं, ये गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ट्रीटमेंट कराएंगे, देन इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, देन उसको ट्रांसफर करेंगे मेम्ब्रेन पे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्रोब डाल करके हाइब्रिडाइज कराएंगे। तो इस ऑर्डर में फॉलो होता है आपका सदर्न ब्लॉटिंग। क्लियर है? ओके सर। यस सर। व्हाट इज फॉल्स अबाउट नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो देखिए यहाँ पे, ये आरएनए के लिए होता है पहली चीज। तो आरएनए के लिए होगा तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो यूज होगा नहीं, नो। इसके बाद और क्या नहीं होगा, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट फॉल्स, फॉल्स पूछा है ना। प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, यूज फॉर अर्ने से ये भी होता है, ये ऑप्शन गलत है। सॉरी, Required मतलब restriction ये digestion। स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब यही सही है। जी। रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन सिर्फ डीएनए पे काम करता है, आरएनए पे नहीं। और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनए के लिए किया जाता है, दैट्स वाई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन का। ओके। जी सर। जी सर। यस सर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉल्स अबाउट वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग को करते हैं प्रोटीन के लिए, और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए या एनालिसिस करने के लिए यूज किया जाता है। यूज फॉर द प्रोटीन, ये तो सही है। रिक्वायर रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो सर। नो। आरई का ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ डीएनए के लिए एग्जीक्यूट किया जाता है, मीन्स अप्लाई किया जाता है, नाइदर फॉर प्रोटीन नॉर फॉर आरएनए। RNA। ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही है, बाकी सब क्या है, गलत है। मतलब ये गलत सारे है। स्टेटमेंट ठीक है, गलत पूछ रखा है इसलिए ये सही हो जाएगा। हम्म, हम्म। केमिकल मॉडिफिकेशन मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग इज आल्सो नोन एज, दो लोगों ने दिया था, सेंगर मेथड ने दिया था और मैक्सम गिलबर्ट ने दिया, मैक्सिमम गिलबर्ट। है ना। सेंगर मेथड को आप टर्मिनेशन मेथड के नाम से भी जानते हो, जहाँ पे DDNTP क्या किया जाता है, एज अ टर्मिनेटर मॉलिक्यूल के रूप में आप यूज करते हो।
चेन टर्मिनेशन मेथड को आप सेंगर मेथड के नाम से जानते हो, है ना? सॉरी, ये नहीं, ये वाला, ये वाले को आप सेंगर मेथड के नाम से जानते हो, और केमिकल मॉडिफिकेशन वाले टर्मिनेशन मेथड। मैक्सिमम गिलबर्ट ने दिया था, तो इस वाले को इस नाम से भी आप जानते हो, तो इनको आप लगा लेना। चेन टर्मिनेशन मेथड वाज गिवन बाय सेंगर मेथड, जो कि अर्लीस्ट था, पहले सबसे दिया गया था और आज भी सबसे ज़्यादा रिलायबल है। मतलब अगर अभी भी सीक्वेंसिंग करानी होती है 16S rDNA का फॉर बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन, उस केस में भी आप यही कराते हो, या 18S rDNA का फॉर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए कराना होता है, तो अब भी आप सेंगर मेथड को ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। सबसे पहले डीएनए सीक्वेंसिंग का मेथड दिया गया था, और इनको आप चेन टर्मिनेशन मेथड के नाम से भी जानते हो, जहाँ पे डबल एनटीपी मतलब डबल डी डाई डिऑक्सी एनटीपी जो होता है वो एज अ टर्मिनेटर के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है जी। तो सेंगर मेथड, चेन टर्मिनेशन, मैक्सिम गिलबर्ट इनएमेटिक, ऑप्शन ए आपसे पूछ रखा था केमिकल मॉडिफिकेशन वाले का, दैट मीन्स ये मैक्सिम गिलबर्ट। डबल डी एन टी पी एक्ट एज टर्मिनेटर इन डीएनए सीक्वेंसिंग यूज्ड इन, किसके मेथड में ये एन टी पी यूज किया जाता है, तो आपने अच्छे तरीके से जाना है, सेंगर मेथड में। इस टाइम पे कौन आ रहा है जुड़ने के लिए इतनी लेट से? सेंगर मेथड को आप डीएनटीपी डीडीएनटीपी को क्या करते हैं, यूज करते हैं एज ए टर्मिनेटर। ये भी आपको कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छे से पढ़ा दिया हूँ, होपफुली कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगला सवाल है, इफ यू आर अ रिसर्चर्स एंड वांट टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एंटीजन मॉलिक्यूल फ्रॉम अ मिक्सचर, देन विच टेक्निक वुड यू लाइक टू यूज? स्पेसिफिक एंटीजन है, एंटीजन का मतलब कि क्या होगा, बाइंडिंग होगी। तो बाइंडिंग एफिनिटी पे काम करने वाला जो टेक्निक है वो क्या है, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। कहीं है ऑप्शन नंबर सी। साइज स्क्रूजिंग क्रोमेटोग्राफी को आप साइज के बेसिस पे करते हो, आयन चार्ज के बेसिस पे करते हैं, हाई परफॉर्मेंस क्रोमेटोग्राफी मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे, रिटेंशन टाइम के बेसिस पे भी किया जाता है। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी से आप क्या क्या कर सकते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट का एनालिसिस, एंटीबॉडी एंटीजन का इंटरेक्शन, या हार्मोन्स रिसेप्टर का इंटरेक्शन। इन तीनों में से कोई भी अगर आपको दे, तो आप वहां पे समझ जाना कि आपको एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी लगानी है। क्यों? क्योंकि एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में मॉलिक्यूल्स के बाइंडिंग प्रॉपर्टी या एफिनिटी के बेसिस पे क्या किया जाता है, सेपरेट आउट किया जाता है। ये सेपरेशन की जो टेक्निक होती है वो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में अप्लाई की जाती है, दैट इज द बॉन्डिंग चार्ज के बेसिस पे। तो एंजाइम सबस्ट्रेट का हो, एंटीबॉडी एंटीजन का हो, या फिर दैट इज हार्मोन्स का रिसेप्टर से हो, तो इनमें से कोई भी होगा, उसके लिए यूज जो किया जाएगा वो क्या, दैट इज द एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। अगला सवाल फिर से है, इफ यू आर रिसर्चर्स एंड वांट टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक salt component from a mixture, then which technique would you like to use? salt component का मतलब like as NaCl, कंपोनेंट की बात किया गया, इसका मतलब Na पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव। तो आयंस है, इसका मतलब क्या होगा, आयनिक इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी मतलब पॉजिटिव चार्ज को और नेगेटिव चार्ज को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूजेस लाइट फ्रॉम, यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो लाइट कहाँ से कहाँ तक के रेंज को यूज करेगा, ये आपको बताना है। तो आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि विजिबल रेंज 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर तक का विजिबल रेंज होता है, और यूवी का 100 से लेकर के 380 या समटाइम्स 400 होता है। तो बताइए दोनों को मिलाकर कहाँ से कहाँ तक बन जाएगा, यूवी प्लस विजिबल। हाँ जी, सो फर्स्ट वाला होगा 100 to 800। वेरी गुड। The resolution limit of light microscope is
0.2 माइक्रोमीटर, यही होता है ना? जी सर। हाँ जी। सर इसमें दोनों बता दीजिए, ये रिजोल्यूशन लिमिट भी और मैग्निफिकेशन पावर भी, और सर आई आई का, ह्यूमन आई का, इसमें कंफ्यूजन रहता है सर। कहीं कहीं वो आ जाता है पहले तो ये माइक्रोमीटर का कन्वर्जन आप तो। समझ लीजिए, नैनोमीटर का और माइक्रोमीटर का। अगर हाँ आप ये सर। कन्वर्जन कर लेते हैं तो आसानी से आप बता पाएंगे रेजोल्यूशन लिमिट को भी या रेजोल्यूशन पावर को भी। तो हाँ सर, ये बता दीजिए। नैनोमीटर का वैल्यू और माइक्रोमीटर की वैल्यू में कन्वर्जन कैसे करेंगे, किस तरीके से आप कर पाएंगे, बताइए? सर 10⁻³ मल्टीप्लाई करेंगे माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर में कन्वर्ट से वो सॉरी -3 फॉर नैनोमीटर, और अगर नैनोमीटर से माइक्रोमीटर आना है तो 10⁻³ अरे क्या ओके, कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, 10 टू मतलब -3 का डिफरेंस है, 1000 के डिफरेंस है दोनों में। पावर -9 क्या हो जाएगा, दैट इज द नैनोमीटर। नैनोमीटर है और 10 और 10⁻6 माइक्रोमीटर है। मतलब यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होगा वो 1000 का, ठीक है? मतलब अगर कोई वैल्यू आपको माइक्रोमीटर में है और कन्वर्ट आपको नैनोमीटर में करना है तो आप वहाँ पे थाउजेंड्स का क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। और अगर कोई वैल्यू आपको नैनोमीटर में दे रखी है और आपको चाहिए वो माइक्रोमीटर में, तो आप 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। समझ में आया बात? जी तो अब मुझे आप बताइए, लाइट माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन लिमिट कितना है, 0.2 माइक्रोमीटर। तो अब मुझे बताइए, यहाँ माइक्रोमीटर तो दिख नहीं रहा है, तो इसको नैनोमीटर में नैनोमीटर, convert 200 नैनोमीटर, कितना? 200 नैनोमीटर। सिंपल। तो आपने क्या किया, 0.2 को 1000 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे एक डेसिमल कटेगा तो ये जीरो हट जाएगा। इसका मतलब बचेगा क्या, 200 नैनोमीटर। नैनोमीटर। जब कभी भी आपको माइक्रोमीटर से नैनोमीटर में कन्वर्जन करना हो तो आप वहाँ पे थाउजेंड्स का मल्टीप्लाई कर देना, और अगर नैनोमीटर से माइक्रोमीटर में करना हो तो आप वहाँ पे क्या करना, 1000 से डिवाइड कर देना। डिवाइड ठीक है? कर देंगे। क्लियर हो गया जी सर। जी सर, क्लियर। या अभी भी कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर, क्लियर है सर। पक्का? अगर यही वैल्यू आपको दे रखा होता दैट इज नैनोमीटर में, तो आप माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर लेते? जी कर लेते सर। जी बताइए। यस सर। पक्का? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं सर। सर फिर ह्यूमन आई की सर इस पे क्या होगा सर, वो आता है क्या सर? 200 माइक्रोमीटर। अब इसको बताइए, ये 0.2 माइक्रोमीटर है और ये 200 है, मतलब कि आपके आपके आंख की लेंस का रेजोल्यूशन पावर लाइट माइक्रोस्कोप रेजोल्यूशन पावर से 1000 टाइम्स क्या है, कम है। मतलब जो आपकी आंख से नहीं दिख सकता है उससे 1000 टाइम्स छोटे ऑब्जेक्ट को भी लाइट माइक्रोस्कोप देख सकता है। ये वाली वैल्यू को जरा नैनोमीटर में बताइए कितना होगा। 2 लाख। वेरी गुड। यहाँ पे 20 था, मल्टीप्लाई अगर आप 1000 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 250, और 50 का मतलब 2 लाख। मतलब ये 2 लाख। 2 लाख नैनोमीटर हो सकता है अगर नैनोमीटर में दिया रहेगा तो। यूनिट आपको कुछ भी दे सकता है, मीटर दे सकता है, सेंटीमीटर दे सकता है, मिलीमीटर दे सकता है या माइक्रोमीटर दे सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में यही नैनोमीटर और माइक्रोमीटर ही आपको दिया जाता है। तो कन्वर्जन फैक्टर आप याद रखिए, नैनोमीटर का मतलब 10⁻9, माइक्रोमीटर का मतलब 10⁻6। इन दोनों में जो डिफरेंसेस है दैट इज द फैक्टर 1000 का। सिंपल तरीका आपको यहाँ पे बता दिया। ये बड़ी यूनिट है, ये छोटा यूनिट है, तो बड़ी वाले से छोटे में कन्वर्ट करने के लिए मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और छोटे से बड़े वाले में करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है? जी सर। आगे मूव करें? जी हाँ जी। यस सर। कोई कुछ बोलता नहीं है। हाँ हाँ सर। If a biologist wants to study living cell proliferations, then which techniques will use?
अगर कोई एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट है जो कि लिविंग सेल्स के प्रोलिफरेशन को देखना चाह रहा है, तो कौन सी टेक्निक को वो यूज करेगा? फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, लाइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी या स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी? ये तो पहले ही कट जाएगा क्योंकि ये लिविंग की बात कर रहा है। फेज कंट्रास्ट है सर, कौन सा? फेज कंट्रास्ट। फेज कंट्रास्ट यस है। सर, यस वेरी गुड। डार्क फील्ड कब करेंगे? जब हम बैकग्राउंड स्टेन करना होगा। स्टेनिंग की यूज होगी क्या यहाँ पे भी? मतलब फेज डार्क फेज माइक्रोस्कोपी को यूज करके भी लिविंग सेल्स की एक्टिविटी को देख सकते हैं? तो वो फिर लाइव सेल्स नहीं रहेंगी, स्टेनिंग हो जाएगी बैकग्राउंड की इसमें। डार्क के केस में लिविंग नहीं रहेगा। बैकग्राउंड स्टेनिंग हो जाएगी, वैसे तो देख सकते हैं लाइव भी, लेकिन हम जब प्रोबेबिलिटी देखते हैं वो जो सूटेबल है वो फेस कंट्रास्ट ही है। ये वाले क्वेश्चंस के लिए आंसर आपका फेज कंट्रास्ट है, वो हम समझ गए। मेरा सवाल डार्क फील्ड वाले के लिए था कि डार्क फील्ड वाले लाइट माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी से हम क्या देख सकते हैं? लाइट माइक्रोस्कोपी तो पता चल गया, ये होगा नहीं, इससे हम क्या देख सकते हैं? सर ट्रांसपेरेंट सेलुलर स्ट्रक्चर को। एक सवाल आता है कि बैक्टीरियल मूवमेंट को अगर आपको देखना है, लाइक एस फ्लैजिलर मूवमेंट को अगर आपको देखना है, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे? फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी यूज करोगे या डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी यूज करोगे? यस सर, सीलिया और फ्लैजिला के मूवमेंट को डार्क में। अगर पेन कॉपी ली है तो उसको कहीं लिख लीजिए। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी जो है वो स्पेशली बैक्टीरियल मूवमेंट को या फ्लैजिलर मूवमेंट को देखने के लिए यूज किया जाता है। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है लिविंग सेल्स के वाइटल एक्टिविटी को देखने के लिए विदाउट एनी स्टेनिंग। जैसे सेल का डिवीजन हुआ, सेल का प्रोलिफरेशन हुआ, सेल का मूवमेंट हुआ, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए आप फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी यूज करते हैं। बैक्टीरिया के केसेस में जैसे उसके फ्लैजिला में मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फ्लैजिला की वजह से वो मोटाइल है कि नहीं है, मतलब मोटाइल एंड नॉन मोटाइल प्रॉपर्टी अगर बैक्टीरियल सेल्स का या कुछ प्रोटोजोअन्स का देखना होता है, तो उस केस में डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी टेक्निक को क्या करते हैं, आप यूज करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, इफ अ बायोलॉजिस्ट वांट्स 2D इमेज ऑफ अ सैंपल देन विच टेक्निक विल यूज 2D? अभी जस्ट ऊपर मैं बता रहा था, बताइए। टाइम है ये तो। टेम। वेरी गुड। टी से 2D मतलब 10। तो स्टेटमेंट नंबर सेकंड क्या हो गया? सही हो जाएगा, बाकी सब पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। सो सिंपल सवाल, 3D देखना होगा तो क्या करेंगे? सेम एसिया। सेम। क्लियर है? यस सर। जी सर, क्लियर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। टेम से 2D, सेम से 3D। बायोलॉजिस्ट wants an internal structure image of a cell, then which technique will use? इंटरनल है टाइम। तो क्या यूज करेंगे? टीएम सर। सेम से सरफेस होता है, याद रखिए, सेम से सरफेस, और टेम से इंटरनल। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सेम। रेजोल्यूशन पावर डिपेंड्स ऑन, रेजोल्यूशन पावर किस पे डिपेंड करेगा? वेवलेंथ ऑफ द लाइट करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करता है, एंगुलर अपर्चर करता है, मतलब तीनों चीजों पे ही डिपेंड करेगा रेजोल्यूशन लिमिट। कैसे डिपेंड करेगा इसको भी ध्यान दीजिए। रेजोल्यूशन जो लिमिट होगी या रेजोल्यूशन जो पावर होगा वो वेवलेंथ के इन्वर्सली होगा, जबकि रेजोल्यूशन पावर डायरेक्टली होगा न्यूमेरिकल अपर्चर के, मतलब एंगुलर अपर्चर के और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगुलर अपर्चर इन दोनों के डायरेक्टली होगा, और लेम्डा के क्या होगा? इन्वर्सली होगा। ठीक है। रिलेशन बिटवीन रेजोल्यूशन पावर एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इनवर्सली, डायरेक्टली, नो रिलेशन, नन ऑफ दीज। क्या होगा बताइए? इनवर्सली। सिंपल सा सवाल है ये, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यूनिवर्सल। Which of the following technique used to analyze gene functions depend on the specificity of a DNA based complementarity?
कौन सी टेक्निक को आप यूज करोगे जीन के फंक्शंस को पता करने के लिए और जो कि स्पेसिफिसिटी ऑफ डीएनए बेस्ड कॉम्प्लीमेंट्री पे क्या हो, बेस्ड हो? नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होगा? नो सर। नो। वेरी गुड। आरएनएआई? नो सर। वेरी गुड। इन विट्रो मेटाजेनेसिस? वेरी गुड। नहीं। इन सीटू इन हाइब्रिडाइजेशन? सीटू हाइब्रिडेशन सर इसमें। यस। वेरी गुड। मतलब लिविंग कंडीशंस हाइब्रिडाइजेशन। में एज इट इज जहां पे है उसी पोजीशंस पे जीन के फंक्शंस को चेकआउट करने के लिए इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का आप यूज करते हो, जिसमें एक आपका फिश भी आता है, फिश सर। फ्लोरिसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। ये टेक्निक आपको बताती है लिविंग सेल्स में कहीं पे भी आपके डिजायरेबल डीएनए के सीक्वेंसेस में कोई चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ है और वो कहाँ पे लोकेट कर रही है, उस चीज का पता लगाने के लिए फिश टेक्निक का क्या करते हैं, आप यूज करते हैं, जो कि एक इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन का क्या है, एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है दैट इज हाउ डज अ बैक्टीरियल सेल प्रोटेक्ट इट्स ओन डीएनए फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से अपने आप को कैसे बचाता है? तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट है दैट इज द मेथाइलेशन। वो अपने डीएनए के बेसिस पे क्या करता है, मेथाइलेशन कर देता है, और एक्स्ट्रा CH3 ग्रुप के लग जाने से एंजाइम्स का जो एक्टिव साइट होता है वो प्रॉपरली बाइंड नहीं कर पाता, दैट इज वाई वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। जैसा कि आप जानते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक बहुत ही साइट स्पेसिफिक एंजाइम है, और उनके बेसिस में CH3 ग्रुप के ऐड हो जाने से वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उन बेसिस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, जिससे कि बैक्टीरियल सेल्स का डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कंटेन करने के बावजूद भी फ्रेगमेंटेड नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए एडिशन, एडिंग मिथाइल ग्रुप टू द एडेनिन एंड साइटोसिन, अपने बेसिस के एडेनिन और साइटोसिन में मेथाइल ग्रुप के ऐड कर देने से बैक्टीरिया अपने आप को RE के डाइजेशन से क्या करता है, बचाता है। अगला क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर स्प्लाइसिंग फॉरेन डीएनए इनटू प्लाज्मिड एंड इंसर्टिंग द प्लाज्मिड इनटू अ बैक्टीरियम? मतलब यहाँ पे कोई एक डिजायरेबल डीएनए का सोर्स है, और इस डिजायरेबल डीएनए के सोर्स में से आपको एक पार्ट को क्या करना है, निकालना है। निकाल करके आपको प्लाज्मिड में क्या करना है, इंसर्ट कराना है, और इसको फिर होस्ट सेल्स में क्या कर देना है, ट्रांसफर कर देना है। ये करने के लिए क्या पॉसिबल सीक्वेंस होना चाहिए? तो सबसे पहले जो सोर्स डीएनए होगा उस डीएनए से आप इसको क्या करेंगे, निकालेंगे। निकालने के लिए क्या कराएंगे, RE से ट्रीट कराएंगे। जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इस डीएनए को ट्रीट कराएंगे सेम उसी से आप इस वेक्टर को भी, मीन्स प्लाज्मिड को भी क्या करते हैं, ट्रीट करा देते हैं। तो जब ये ट्रीटमेंट होकर के निकलेगा तो ये और ये दोनों को क्या कराएंगे, लाइगेट कराएंगे। लाइगेट जब हो जाएगा देन उसके बाद ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया, अब उसको आप होस्ट सेल में क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। तो देखिए कहीं पे ऐसा है कट द प्लाज्मिड डीएनए यूजिंग द रेसिस्टेंस एंजाइम, या ऑप्शन नंबर सेकंड कहाँ पे है, यहाँ पे। इसके बाद है डीएनए को कट करने के बाद फिर आप क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट प्लाज्मिड डीएनए फ्रॉम बैक्टीरियल सेल्स, थर्ड। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड टू द प्लाज्मिड डीएनए टू द नॉन प्लाज्मिड फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, मतलब कॉम्बिनेशंस की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4। फिर यूज लाइगेज टू सील द प्लाज्मिड डीएनए टू द नॉन प्लाज्मिड डीएनए, ऑप्शन नंबर 5। देन फिर क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। फर्स्ट। मतलब कि पहले नहीं, सबसे पहले एक्सट्रैक्ट होगा फिर इसके बाद कट होगा, मतलब थर्ड थर्ड पहले आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर उसके बाद फोर्थ आएगा, फिर फिफ्थ आएगा, फिर फर्स्ट आएगा। है क्या कोई ऐसा? फर्स्ट आएगा। सी। जी है सर। थर्ड। ई। ऑप्शन नंबर थर्ड। पहले इस बैक्टीरियल सेल्स के सेल्स से इसको निकालना है, देन इसके बाद कट लगाना है, देन इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, देन इसके बाद सीलिंग किया जाएगा, देन इसके बाद ट्रांसफर किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड मीन्स थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड फर्स्ट। समझ में आया? जी सर।
बैक्टीरिया कंटेनिंग रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आर ऑफन आइडेंटिफाई बाय विच प्रोसेस? कोई भी बैक्टीरिया अगर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को कंटेन किया हुआ है तो उस प्लाज्मिड को आप या उस बैक्टीरिया को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए क्या प्रोसेस होता है? दैट इज इनएक्टिवेशन मेथड। इनएक्टिवेशन मेथड या ब्लू वाइट टेस्ट, ये दोनों मेथड से आप क्या करते हैं? टेस्ट कर लेते हैं। इनएक्टिवेशन मेथड का मतलब क्या हुआ कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, उन्हीं जीन में क्या करते हैं? आप डिजाइरेबल डीएनए को डाल देते हैं। मतलब जब आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया रहेगा तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टिविटी क्या होगी? लॉस हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगा, उससे आपको पता चल जाता है। तो एग्जामिन द सेल विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नहीं। यूजिंग रेडियो ट्रेसर टू लोकेट द प्लाज्मिड, नो। Exposing the bacteria to an antibiotic that kills cells lacking the resistant plasmid, very good. Removing the DNA of all cells in a culture to see the, नहीं ये तो नहीं होगा। Producing antibody specific for each bacterium, no। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही है, ठीक है। ये मेथड भी आपको पढ़ाया था और आपको बताया हूँ कि कैसे आप जैसे फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है, उस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में मान लीजिए 2 एंटीबायोटिक के जीन हैं, एम्पिसिलिन के लिए भी है और टेट्रासाइक्लिन के लिए भी है, ठीक है। मतलब नॉर्मली ये बैक्टीरिया इन दोनों मीडिया पे, मतलब इन दोनों एंटीबायोटिक के कंटेन करने वाले मीडिया पे भी क्या कर सकता है? ग्रो कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कि आपने जो डिजायरेबल डीएनए है, उस डिजायरेबल डीएनए को आपने इसी एम्पिसिलिन वाले पार्ट में क्या किया? लगा दिया, मीन्स ऐड कर दिया। तो अब इस बैक्टीरिया के पास एम्पिसिलिन की जो जीन थी वो इनएक्टिव हो गई। तो मतलब अगर आप इसको एम्पिसिलिन पे ग्रो कराएंगे तो अब ये एम्पिसिलिन पे ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी जीन लॉस हो गई। इससे ये प्रूफ होगा कि आपकी इस प्लाज्मिड में या इस बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है? इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। जी सर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, फिर इसके बाद अब इस पेपर को यहीं पे बंद करेंगे और फिर ये जो क्वेश्चंस बचे रहेंगे उसको आप लोग अपने से सॉल्व करना, कल की क्लास में कोई और करेंगे। अ प्रिंसिपल प्रॉब्लम विद इंसर्टिंग एन अनमॉडिफाइड mammalian genes into bacterial plasmid and then getting that gene expressed in bacteria is that। पूछ रहा है कि एक प्रिंसिपल जो प्रॉब्लम आएगा कब? जब कोई अनमॉडिफाइड मेमेलियन जीन्स को, मतलब उस जीन में कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है, मतलब कि कोई यूकैरियोटिक का सेल से डीएनए लिया गया और इस डीएनए को विदाउट मॉडिफिकेशन किसी बैक्टीरियल सेल्स में क्या कर दिया गया? बैक्टीरियल प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दिया गया और फिर उसके जीन को एक्सप्रेस कराने के लिए बैक्टीरियल सेल्स में इसको डाल दिया गया। तो क्या प्रॉब्लम आएगी बताइए? जैसा कि आप जानते हो कि यूकैरियोटिक के डीएनए में बेसिकली क्या होगा? इंट्रॉन भी होंगे और एक्सॉन भी होंगे, होंगे ना? जी हाँ जी, जी सर। हाँ जी सर। यस सर, सर आंसर बी है सर। ऑप्शन नंबर डी है। अच्छा, बैक्टीरियल आरएनए सर पॉलीमरेज बी, कैन नॉट मेक सर बी 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 बैक्टीरियल ट्रांसलेट। पॉलीसिस्टोनिक मैसेज ओनली ना, कि इसमें इंट्रॉन्स भी होंगे तो वो उसे ट्रांसक्राइब या ट्रांसलेट नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर डी के लिए बोल रही हैं? बी सर, बी। अच्छा बी, ओके सॉरी, मुझे लगा डी। बैक्टीरियल ट्रांसलेट पॉलीसिस्टोनिक मैसेजेस ओनली। मैसेज ओनली। अच्छा यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं। प्रोकैरियोटिक यूजेज अ डिफरेंट जेनेटिक कोडॉन फ्रॉम द यूकैरियोटिक, नहीं ये तो गलत है। बैक्टीरिया कैन नॉट रिमूव यूकैरियोटिक इंट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर सी देखिए। ये भी सही हो सकता है, हाँ। इंट्रॉन सही हो ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि बैक्टीरिया के पास ज्यादा अप्रोप्रिएट है, हाँ। ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है जिससे कि इंट्रॉन स्प्लाइसिंग कर सके। अगर ये नहीं कर पाएगा इसका मतलब कि बेसिकली जो प्रोटीन बनेगी वो प्रॉपर्ली बनेगी नहीं, तो यहीं पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दैट इज द ऑप्शन नंबर सी पे। ठीक है, मेरे ख्याल से सिर्फ 5-6 क्वेश्चंस और बचे होंगे और उन 5-6 क्वेश्चंस को आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेना, होपफुली कि आ जाएंगे। अगर कुछ नहीं आएगा तो उसको कल क्लास में कर लेना।
कल हम लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी का कोई ऐसा पोर्शन है जिसपे कि आप लोगों की थोड़ी बहुत पकड़ नहीं है, ताकि उसको मैं थोड़ा ब्रीफ भी कर पाऊँ और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करा पाऊँ। जैसे मैं बताता हूँ, फटाफट देखते चलिए। गैमेटोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस कंप्लीट है, जिसमें आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बारे में पढ़ना होता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। हाँ जी। इसके बाद आपका आता है फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस, जिसमें आपको पूरा एक्रोजोमल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन से सारे सब कुछ पढ़ने पड़ती है। पूरा बायोकेमिस्ट्रिकल अप्रोच है ये, कि किस तरीके से होता है। तीसरा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जिसमें आपको चारों मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना होता है, कोरियन के बारे में, एलेंटोइस के बारे में और एमनियोटिक एमनियन के बारे में, ये सब के बारे में। अगर इनमें से लगता है, जो कि प्राइम आपके कोर टॉपिक्स हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के, अगर इन सभी कॉन्सेप्ट में थोड़ी बहुत भी लग रही है कि प्रॉब्लम हो रही है, तो पहले इसकी एक क्लास हो जाए, फिर मैं पेपर सॉल्व कराऊं या डायरेक्टली पेपर सॉल्व कराऊं? जल्दी बताइए। पहले पेपर क्लास, सॉल्व चाहिए सर। हाँ, तो पहले क्लास, क्योंकि हम लोग जूलॉजी से नहीं है, बायोटेक से हैं। अच्छा, ओके। बाकी लोग बताइए, सर जैसे पेपर सॉल्व कराइए सर। हम लोग तो चाह रहे हैं सर कि पेपर सॉल्व कराएंगे तो ज्यादा क्लियर रहेगा, क्योंकि लेकिन टाइम मैडम नहीं कह है रही है तो सर क्लास। ज्यादा सर। हाँ, पेपर टाइम शॉर्टेज देखें तो फिर तो पेपर ही करा दीजिए। हाँ, पेपर जी वहां से। आइडिया तो मेरा ही था, क्योंकि मुझे ऐसा आप लगता है कि पेपर पेपर सॉल्व कराने से कॉन्सेप्ट ज़्यादा जाता है। जैसे अभी आज सर आप हम लोगों ने पेपर 35 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर हो गया उस पे। सर जी जी ये सारी क्लासेस मैंने नहीं की थी, बट आपने पूरा एक्सप्लेन किया। मैं पूरा गो थ्रू हो गई उस टॉपिक से। तो वैसे ही सर आप क्वेश्चन ही कराइए, क्योंकि आप सर पूरा एक्सप्लेन करते हुए जाते हैं, तो फिर वो चलिए, क्लियर ही ओके। होगा। तो कल की क्लास में हम लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी के 50 से 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जी सर। और अगर आप लोगों को थोड़ा उसके बारे में पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, ताकि चीज़ें और अच्छे तरीके से समझ में आए। ओके। जी जी। जी सर। सर कुछ नोट्स दे सकते हैं जो हम पहले पढ़ लें, तो आई थिंक वो इजी भी रहेगा। डेवलपमेंटल बायोलॉजी का यस सर। चलिए ठीक है, मैं कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आप लोग पढ़ लेंगे। सर एमसीक्यू सर अगर हो आपके पास उसमें, तो सर जैसे क्वेश्चन इस तरीके का है, तो थोड़ा सा एमसीक्यू में उसको पहले समझने में एमसीक्यू तो सर कराएंगे ही। नहीं सर, जो आप कराएंगे उसका आप नेक्स्ट जो पीडीएफ देते हैं सर वैसे करिएगा। पहले आप क्लास क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ना सर, जो कल 50 क्वेश्चंस, उसी के पीडीएफ दे दी प्रोवाइड करा दीजिए। अब एग्जैक्टली उसी का पीडीएफ तो नहीं होगा, बट हाँ, वो जो उतना जो कंटेंट होगा मतलब उसको आप पढ़ के करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। नहीं सर, मैं वो नहीं कह रही थी कि जो आप पढ़ा क्वेश्चंस का कंप्लीट पीडीएफ नहीं, क्वेश्चंस के पेपर सर, जैसे ये पेपर है उसको आप सॉल्व करा रहे हैं, हाँ हाँ, वो मैं तो समझ गया। वो पेपर। जी 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 सर। ठीक है, ओके। ओके सर। ओके, गुड नाइट टू ऑल। गुड ओके नाइट। सर, गुड नाइट सर।